हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर। ज्ञान वर्ष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th की पाठ्यपुस्तक आरोह के पाठ 2 मियां नसरुद्दीन को पढ़ेंगे। इससे पहले के पाठ 1 नमक का दरोगा आप लोगों ने पढ़ लिया और समझ लिया होगा। कृष्ण सोबती। समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित रहता है, मन बटा रहता है, और पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया के द्वारा ये एक हो जाता है शब्दों के प्रकाश में। और कृष्ण सोबती जी, इनका जन्म 18 फरवरी 1925 में गुजरात के पश्चिम पंजाब, वर्तमान में जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दीनो दानिश, ए लड़की, समय, सरगम, उपन्यास, डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जाने, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, कहानी संग्रह है हम हसमत। और अभी जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो हम हसमत से ही इस संग्रह से ही ली गई है। शब्दों के आलोक में शब्द चित्र संस्मरण। इनको प्रमुख सम्मान जो प्राप्त हुए हैं वह है साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शालाका सम्मान, साहित्य अकादमी का महत्तर सदस्यता सम्मान और अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार। इनकी मृत्यु 25 जनवरी 2019 में हुई। अब हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती जी की अपनी एक खास पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना और खास लिखना ये महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि उन्होंने संयमित लेखन, उनका लेखन है बहुत ही संयम में अपनी लेखनी चलाती हैं वो संयम के साथ, और साफ सुथरी रचनाएं होती हैं जो प्रत्येक वर्ग पढ़ सकता है। इस कारण उन्होंने एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है ना। इन्हीं साफ सुथरी रचनाओं के कारण अपना एक नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यास, लंबी कहानियां, संस्मरण ने हिंदी साहित्य के संसार में अपनी लंबे समय तक के लिए उपस्थिति तय कर ली है, निश्चित कर ली है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हसमत। ये क्या है? जो उनकी कहानियों के चरित्र हैं, कैरेक्टर हैं, उनको अमर कर दिया है। भारत पाकिस्तान पर यूं तो अनेक लेखकों ने अपनी रचनाएं लिखी हैं, पर कृष्णा सोबती जी का नाम पहली कतार में रखा गया जाता है। बल्कि ये कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम प्रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी की तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती जी का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। तो भारत पाकिस्तान में के लिए उन्होंने कौन सी रचना लिखी है? जिंदगी नामा। उनके संस्मरण कोई किसी खास पल को ध्यान में रखना, हमेशा के लिए जो स्मरण में रह जाए। तो संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत शीर्षक उनकी विशिष्ट रचना है, और इसके लिए उनका साहित्य में विशिष्ट स्थान भी है, जिसमें अपने ही दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन किया है, और यह अपने आप में अद्भुत है। उनकी भाषा में संस्कृत है, तत्सम है, और उर्दू का वाकपन है, पंजाबी की जिंदादिली है। ये सब उनकी रचनाओं में एक साथ है। और उनका मियां नसरुद्दीन जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये शब्द चरित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व के बारे में, उनकी रुचियां, उनके स्वभाव आदि का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला और उसमें खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। वे अपने काम को कलाकारी का दर्जा देते हैं और उसे सीखना असली हुनर मानते हैं। मियां नसरुद्दीन। लेखिका कहती हैं कि साहबों माने पाठकों को कह रही हैं, उस दिन अगर हम मटिया मेल की तरफ से
उस एरिया से ना गुजरते तो राजनीति, साहित्य और कला के जिस प्रकार अनेक हुनर वाले लोग हैं, है ना, इसका के गुणों से भरपूर लोग हैं जो, हाँ, साहित्य, राजनीति और कला के से, वैसे ही हजारों लोगों के समान एक वो नान भाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को हम कैसे पहचानते, कैसे हम आनंद उठाते उनके मसीही माने अपने ही अनोखे अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरे जामा मस्जिद के किनारे से होते हुए मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले की ओर निकल गए। वहां निहायत बहुत ही मामूली सी एक अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे गूंदने की आवाज आई। आटे को संता देखकर हमने सोचा सेवइयां तैयार होंगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नान भाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर हम खड़े हैं। नान भाई मतलब नान बनाने वाले, नान माने एक प्रकार की रोटी होती है। हम उनकी दुकान पर खड़े हैं, मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर। मियाँ मशहूर हैं, 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते हैं। हमारी जिज्ञासा और बढ़ी। हमें अपनी पत्रकारिता के कारण कुछ नया जानने को मिला। हमने जो अंदर झांका तो देखा मियाँ चारपाई पर पड़े बीड़ी का मजा ले रहे थे। मौसमों की मार से लगातार हर मौसम में भट्टी के आगे खड़े रहने से उनका चेहरा पका हुआ था, माने कठोर हो गया था। आंखों में काइयां, दूर चालाकी तो थी ही, लेकिन भोलापन भी था। पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर, पेशानी माने माथे पर, है ना, हुनर रखने वाले मंजे हुए जो माहिर हो, ऐसे कारीगर के तेवर थे। हमें ग्राहक समझा उन्होंने और कहा, फरमाइए। झिझक से हमने कहा, आपसे कुछ सवाल करने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसरुद्दीन 5000 अंदाज से बोले। 5000 माने जिसके पास 5000 की सेना हो, ऐसा सेनापति। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर ये कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और बोले, मियाँ कहीं अखबार नवीश तो नहीं हो, मतलब कि अखबार वाले तो नहीं हो, पत्रकार तो नहीं हो। यह सब तो खोजियां माने खोजबीन करना तो उन्हीं की खुरापात शरारतें होती हैं। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे भला क्या। खैर, आपने यहाँ आने की क्या तकलीफ उठाई है, पूछिए क्या पूछना है। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटियों का इल्म माने ये हुनर आपने कहाँ से सीखा, ये गुण कहाँ से सीखा। मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों के जो पुतलियां थी कंचे उनको फेरा, फिर तरेर कर एकदम तेजी से बोले, क्या मतलब, पूछिए साहब, नान वाई इलम लेने कहाँ जाएगा। उन्होंने क्या कहा नसरुद्दीन जी ने, कि नान भाई, है ना, नान रोटियां बनाने वाला इलम लेने कहाँ जाएगा। क्या नगीना जौहरी के पास जाएगा, आईना बनाने वाले के पास जाएगा, या मीना गढ़ने वाले के पास जाएगा, कपड़े रफू करने वाले के पास जाएगा, या रंगने वाले के पास जाएगा, तेली के पास जाएगा, तबला बजाने वाले के पास जाएगा, किसके पास जाएगा। क्या फरमा दिया आपने। यह तो हमारा खानदानी पेशा है। हम खानदानों से माने हमेशा से चले आ रहा, बाप दादा के जमाने से। हाँ, इल्म हुनर की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा है अपने वालिद, अपने पिता से सीखा, वही हमारे पिता थे, वही हमारे गुरु उस्ताद थे। मतलब यह है कि हम जब घर से ही नहीं निकले तो कोई पेशा अख्तियार कहाँ से करेंगे। मियाँ नसरुद्दीन ने आगे बात जारी रखी। बाप दादा का हुनर था, उन्हीं से पाया है। वालिद जो जब चले गए, स्वर्ग सिधार गए, उनके जाने के बाद हम इस ठिकाने पर आकर बैठ गए। आपके वालिद मियाँ नसरुद्दीन की आंखें कुछ समय के लिए भट्टी में जैसे गुम हो गई हो, कुछ सोचने लगे और लंबी सांस ली। फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे जैसे पिता का चेहरा जिंदा हो गया हो। हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानवाड़ी गढ़िया वाले के नाम से, और हमारे वालिद के वालिद यानी हमारे दादा साहिब आला नान भाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी न किसी का ने तो कोई नसीहत है, कुछ सीख दी ही होगी। नसीहत का है कि मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं आता। हाँ,
वजह फरमाया, पर यह तो बताइए कि जब आप हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम में जब लगे होंगे आप, तो वालिद साहब ने कुछ तो सीख दी होगी आपको। नसरुद्दीन साहब जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे उन्होंने, फिर गला साफ किया और बड़े ही अंदाज में बोले, अगर आपको कुछ कहवाना है तो बता दिए देते हैं कि आप जानो। जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कि अलिफ, बच्चा अलिफ कहता है बे, बच्चा बे कहता है, और वो फिर जिम, बच्चा जिम कहता है। मतलब ये उर्दू के अल्फ़ाबेट हैं। अब उस बीच उस्ताद कुछ गलती होती है तो एक थप्पड़ सिर पर मारता है। शागिर्द चुपचाप उसे परवान मैंने उसे आशीर्वाद समझकर कबूल करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी बीच बात में छोड़कर बात को बीच में ही एक गुजरते हुए मीर साहिब पर आवाज दे डाली उन्होंने, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों नहीं आए? मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया जैसे सुकरात हूं। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी तो होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे, बच्चा न कच्ची में बैठा, न पहली में, न शिशुआब में, न शिशुबाब में, और सीधा दूसरी में जा बैठा, और दूसरी में भी नहीं, फिर तीसरी में जा बैठा, दूसरी भी नहीं पढ़ा। हम ये पूछेंगे उन 3 जमातों का क्या हुआ, उन 3 क्लासों का? अपना ख्याल था हमें ये सोच रहे थे कि मियाँ नसरुद्दीन नानवाई अपनी बात का निचोड़ जो सार है वो हमें अब बताएंगे, पर तो वह हम ही पर प्रश्न दागे जा रहे थे, एक के बाद एक प्रश्न बोलते जा रहे थे। आप ही बताइए उन 3 जमातों का क्या हुआ? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानवाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बच्चे खुचे हुए दांतों के साथ खिलखिलाकर हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? मैं तो साफ ही कह रहा था। लो साहिबो, अब भी हुआ जाता है साफ। जरा सी देर को मान लो, हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे नानवाई का हुनर सीख जाते? तो इसलिए ये तो क्रम से ही सीखना पड़ता है ना। नानवाई के हुनर को सीखने के लिए सभी प्रकार के काम तो करने पड़ते हैं। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा उन्होंने जैसे वो हमें से जवाब पाना चाहते हो, और फिर बड़े ही मंजे हुए, है ना, सुलझे हुए अंदाज में बोले, कहने का मतलब है साहब यह है कि तालीम माने शिक्षा में प्रशिक्षण भी बड़ी चीज होती है। सिर हिलाया, है ना साहिब, माना? मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हम अगर खून चाहिए ठेलाई जो है वो, ये जो भी दुकान है ये न खोलते तो यहाँ बैठे होते। अब मियाँ के खोमचे वाले दिनों को मैं भटकते देखा, हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानवाई होने का जिक्र किया था ना अभी, क्या यहाँ और भी नानवाई हैं? मियाँ ने घूरा, कहा बहुतेरे हैं पर खानदानी नहीं है। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट रही है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने एक बार कहा कि मियाँ नानवाई कोई ऐसी चीज बनाकर खिलाओ, कुछ नई चीज बनाकर खिलाओ, हुक्म कीजिए जहांपनाह। हमारे बुजुर्गों ने कहा। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके और ना ही पानी से बने, माने भाप में भी ना बने और आग से भी ना पके। क्या उनसे कोई ऐसी चीज बनी? हमने उत्सुकता से पूछा। क्यों ना बनती साहिब, बनी, और बादशाह सलामत ने खूब खाई, खूब सराहना माने प्रशंसा भी की। लगा हमारा आना कुछ सार्थक होगा, कुछ हमें इस नए पकवान का पता चलेगा। बेसब्री से पूछा कि वह पकवान क्या था? कोई खास चीज ही होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर के बारे में बताएंगे, रोशनी डालेंगे, मैंने उसके विषय में बताएंगे, चर्चा करेंगे। पर नसरुद्दीन साहब बहुत ही रूखे स्वर में बोले, यह हम ना बताएंगे, बस आप इतना समझ लो, एक कहावत बनी हुई है ना कि खानदानी नानवाई कुएं में भी रोटी पका सकती है। बस वही कहावत हमारे बुजुर्गों के लिए सही उतरती है। मजा लेने के लिए हमने कहा, कहावत से सच्ची भी है कि? मियाँ ने तरेर कर थोड़ा सा घूरकर तेजी से बोला, हमें क्या और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकारा, मियाँ रहमत,
इस वक्त किधर जा रहे हैं? अरे वो लड़की ना ही रुमाली लेने, मैंने रुमाली रोटी लेने के लिए नहीं आई, शाम को मंगवा लीजिए। अब मियाँ एक बात है और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली और सो बड़ी फुर्ती से ताजगी से बोले, पूछिए पूछे, बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना ले लेंगे। और इसमें अब देर भी क्या है, अब हम 70 के हो चुके हैं। और जैसे फिर वो अपने आप से कहते हैं, वालिद जो उनके पिता हैं वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया 80 साल की उम्र में, अब उनके पास पता नहीं कितनी मोहलत है। मियाँ इनके पास, नसरुद्दीन जी के पास अपने विषय में कह रहे हैं, इस विषय पर हमने कुछ नहीं कहा और न हमसे कुछ कहा गया। अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, अरे वह बात तो पहले हो चुकी है, हो तो चुकी है, पर जानना चाहते थे कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम करते थे। वो बोल रहे थे ना कि हम खानदानी हैं। तो उस पत्रकार ने पूछना चाहा, अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकाल रहे हो, माने जड़ तक तह तक क्यों जा रहे हो? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते तो क्या ये काफी नहीं है? हम खिसियानी हंसी हंसे, है तो काफी, पर जरा नाम ले देते उस बादशाह का तो वक्त के साथ मिला लेते कि आपके मन जो वालिद हैं या फिर आपके खानदान से किसने काम किया और कौन से बादशाह के साथ किया, इस समय को मिला लेते। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप? वक्त से किसे मिलाते आप? वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ा रहे हो। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ना। उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँपना बादशाह सलामत ही है ना। कौन से बहादुर शाह जफर के? मियाँ ने खींचकर कहा। फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी पत्र भेजना है? डाक खाने वालों के लिए नाम पता सही जानना जरूरी होता है। हम उनकी ओर देखने लगे। हमें अपनी ओर विटर विटर करते देखकर उन्होंने सिर हिलाया और अपने कारीगर से बोला, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टे सुलगा लो, काम से निपटे। अब उनका इरादा ऐसा लग रहा था कि वो बात को खत्म करना चाहते हैं। ये बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रूखे स्वर में कहा कि जैसे फांकी है ना, अलग कर देना चाहते हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आप पूछ रहे कि आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर जो अंधड़ माने आंधी जैसे आसार नजर आ रहे थे, हमने उस विषय को वहीं छोड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपके शागिर्दी करते हैं क्या? शागिर्दी करते हैं माने आपके चेले हैं, आपसे सीखते हैं? खाली शागिर्दी नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपए मन आटे है ना, 1 मन आटा 40 किलो अगर सानते हैं तो मैं इनको 2 रुपए देता हूँ। अगर मैदा सानते हैं 1 मन तो मैं 4 रुपए की मजूरी देता हूँ। ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां बनती हैं? मियाँ की को अब इस मजमून में, इस विषय पर कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। फिर भी हमसे छुटकारा पाने के लिए कहा कि बाकर खानी, शीर माल, ताफ तांस, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव दीदा, गजेवान, तुनकी, और फिर तेवर को ऊपर अपनी भौएं थोड़ी चढ़ाकर और थोड़े रोब से हमें घूर कर देखा। और तुनकी रोटी जो है नान, वो तो तुनकी रोटी तो पापड़ से भी ज्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, एक दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ जैसे दृश्य आके निकल गया। एक लंबी सी सांस भरी है ना, कुछ जैसे याद आया, बिजली की तरह कुछ कौंध गया उनके दिमाग में। और एक लंबी सी सांस भरी और जैसे किसी खोई हुई चीज को याद कर रही हूँ। उतर गए वो जमाने गुजर गए और वो लोग भी चले गए जो कभी पकाने और खाने की सबका सम्मान किया करते थे। आज मियाँ क्या है, निकालो तंदूर से रोटी, सामने वाला निकल जाता है हजम, बस। इसी तरह उन्होंने अपनी बात समाप्त की।
अब हम देखते हैं कि नसरुद्दीन मियाँ जो है वो अपनी उस जो खानदानी पेशा है उसको एक कला के रूप में देखते हैं। और ये देखिए अभ्यास आपको ध्यानपूर्वक हर लाइन को पढ़ना समझना है। इसी के तभी आपसे ये सब प्रश्नों के उत्तर बनेंगे। रटंत रटने वाली विद्या से अब काम नहीं चलेगा। मन लगाकर पढ़ें और समझें। चलिए, गॉड ब्लेस यू बच्चों।